हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन होगा जो कि है हमारा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन पे। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक कंडीशन है पेशेंट की या किसी पर्सन की जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के दौरान फेस की जाती है। तो आमतौर पे ये कोई एक डिजीज नहीं है कि इससे कोई पर्सन लॉन्ग टर्म तक सफर कर रहा हो। कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो है इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जो कॉमन नेम है वो है इसका हार्ट अटैक। ऑब्वियसली आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि कोई पर्सन ऐसा हो जो हार्ट अटैक से सफर कर रहा हो। ये क्विक और अनडिटेक्टेबल कंडीशन होती है जो अचानक से आती है और जब बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल हो जाती है तो इसके अंत में, इसके एंड में पेशेंट की डेथ हो जाती है। या फिर अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया है किसी भी अच्छे ट्रीटमेंट के दौरान डायग्नोसिस पर्पस से, तो फिर उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हार्ट की कुछ मसल्स हैं, कुछ आर्टरीज हैं, वो डैमेज हो जाती है। बिकॉज मायोकार्डियल खुद में एक टर्म है, मायो दैट मीन्स अ मसल्स, कार्डियक दैट मीन्स अ हार्ट। हार्ट की मसल्स में इंफ्रैक्शन का मतलब होता है डैमेज। इंफ्रैक्शन दैट मीन्स डैमेज और नेक्रोसिस। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है? हमारी हार्ट मसल्स में नेक्रोसिस जब होने लगती है, जो हार्ट की मसल्स है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती हैं। और सिंस हमारी जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो रीजनरेट इजीली नहीं होती हैं, मायोकार्डियल सेल्स बहुत जल्दी से रिकवर नहीं होती हैं। अगर एक बार वो डैमेज हो चुकी हैं, उनमें नेक्रोसिस हो चुकी, तो उतना पोर्शन जो है हमारे हार्ट का वो कंप्लीटली अनफंक्शनल हो जाएगा। तो कैसे होता है ये इंफ्रैक्शन, क्या क्या इसकी कंडीशन है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में क्या क्या जानते हैं। सबसे पहली चीज है कि ये एक तरह का अनडिटेक्टेबल कंडीशन है जो हमें पहले से डिटेक्ट नहीं हो सकती जब तक हमारी बॉडी में कोई अदर सीवियर कंडीशन ना आ जाए। नॉर्मली अगर हम चल रहे, फिर रहे, बात कर रहे हैं तो हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमारी हार्ट की कुछ मसल्स में या कुछ सेल्स में डैमेज हो रहा है या हमारी जो हार्ट में ब्लड पंपिंग हो रही है वो इनप्रॉपर हो रही है। तो ये एक तरह का अनडिटेक्टेबल कंडीशन है जो सडनली रिस्पॉन्स करती है बाय एनी स्टिमुलेशन। दूसरी चीज जो है इसकी कि इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से, अब वो ब्लॉकेज क्यों हो रहा है उसके भी अपने अलग अलग रीजन है। तो जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है एमआई का, शॉर्ट में एमआई, इस एमआई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ब्लॉकेज हो रहा है कोरोनरी आर्टरीज में। अब ये कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरी होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है डायरेक्टली। ये क्या करती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। बिकॉज ब्लड का तो, हार्ट का तो काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, बट उसको पंप करने के लिए भी तो एनर्जी की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो सारी चीजें उसको कहाँ से मिलती है कि जब हार्ट जो है राइट साइड से, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वो एओर्टा में ब्लड भेजता है, एओर्टा में, तो एओर्टा से कुछ ब्लड जो होता है वो हमारी कोरोनरी आर्टरीज में जाता है और वो कोरोनरी आर्टरी पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो जब कभी इस पाथवे में, कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, कोई इम्बोलस हो जाए, प्लाक फॉर्मेशन हो जाए, फैट डिपॉजिट हो जाए, या फिर वो मसल स्पैज्म हो जाए, ब्लॉक हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, स्पेशली हमारे कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड, तो वो क्या कॉज करेगा, हमारा हार्ट का काम करना बंद करेगा और वो जनरेट करेगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक। तो ये एक
साइकिलिक फॉर्म थी हमारे कॉन्सेप्ट बेस की कि कैसे कैसे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, ब्लड हार्ट को सप्लाई कर रहा है, और उसी सप्लाई में जब हमारा डिस्टरबेंस हो रही है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या राइज कर रही है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन राइज कर रही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ईटियोलॉजी क्या होती है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की, किस तरह से ये कॉज होता है। सो इंफ्राक्शन दैट मीन्स अ ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस इन ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, रुक रहा है। पहला पॉइंट है हमारा ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लड फ्लो हमारा रुक गया है, स्टॉप हो चुका है। दूसरा पॉइंट है कि ये क्या है, एक तरह का साइलेंट फीचर है, साइलेंट फीचर है, सडनली रिस्पॉन्स करेगा, धीरे धीरे इसका एक्शन शो नहीं होता, धीरे धीरे हमें इस बात का पता नहीं चलता है। देन उसके बाद ये अदर अगर इसका रीजन देखेंगे तो ये हमारी जो कंडीशन जनरेट होती है वो होती है अंडरलाइन हमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज के थ्रू, या कोरोनरी आर्टरी सिर्फ बोले, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ये 3 फीचर्स हैं इसके हमारे एमआई के लिए। अब अगर हम ईटियोलॉजी की बात करें कि किस वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारी जो वेसल्स हैं ये हमारे कोरोनरी आर्टरीज हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, हमारे ब्लड को हार्ट में सप्लाई करती हैं। इनकी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ अंडर द हार्ट होती है। तो जब कभी इन आर्टरीज में, ये आर्टरी कहाँ से ओरिजिनल हो रही है, एओर्टा से, एओर्टा से एक कटिंग हमारी यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी की आती है, अदर हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जाती है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी। तो अगर सपोज किसी भी जगह पे कोई ब्लॉकेज है, किसी भी जगह पर कोई ब्लॉकेज हो गया है कि अब जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो यहाँ तो हो रहा है बट इसके आगे कंप्लीट नहीं आ पा रहा है, वो रिमेनिंग इधर जा रहा है, हर जगह ट्रेवल कर रहा है बट हर आर्टरी में जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से इसके आगे नहीं आ पा रहा है। तो जब अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से जो यहाँ की मसल्स हैं, सेल हैं, यहाँ पे जितनी भी सेल्स होंगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी। उनमें क्या होने लगेगा, हमारा नेक्रोसिस होने लगेगा। तो वो नेक्रोसिस किस वजह से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, क्यों, यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से। अब वो ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, तो उसके कई सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है कि वहां पे कोई प्लाक का फॉर्मेशन हो चुका हो। प्लाक कैसे बना होगा, वहां पे कोई भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया होगा, या फिर कोई ऐसा पार्टिकल जो ट्रेवल करते हुए हमारे ब्लड तक पहुंच गया होगा और फिर वो हमारे कोरोनरी आर्टरी में आ गया है, और आर्टरी में आके वो आगे, बिकॉज साइज आर्टरी का धीरे धीरे आके नैरो होता जाता है, तो वो पार्टिकल वहीं पे रुक गया हो, तो उसी के बाद वहां पर क्या होने लगेगा, हमारा इंफ्लामेशन रिस्पॉन्स शो होने लगेगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होते ही जितने भी मीडिएटर्स रिलीज होंगे वो वहां पर क्या फॉर्मेशन करने लगेंगे, एक प्लाक फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो जिस वजह से यहाँ पे प्लाक भी बन सकता है। फर्स्ट रीजन हमारा, फर्स्ट ईटियोलॉजी ऐसा हो गया कि ड्यू टू द प्लाक फॉर्मेशन वहां पर हमारा हार्ट ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है वो आगे कैरी नहीं हो पा रही है। सेकेंड, वैसोस्पैज्म और एंडोथेलियल डिसफंक्शन, या फिर किसी रीजन की वजह से बाय एनी स्ट्रेस कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स हो गया, या ब्रेन के ऐसे सिग्नल्स हो गए, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू सिग्नल मिसमैच हो गया है, या न्यूरोट्रांसमीटर मिसमैच हो गए हैं, या वहां की मसल्स जो होगी वो थोड़ी देर के लिए स्पैज्म हो जाएगी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकती है कि कंप्लीटली यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था और बीच में कोई इम्बोलस आ गया, बीच में कोई इम्बोलस आ गया, इम्बोलस दैट मीन्स एक बबल,
वो किसी भी टाइप का क्लस्टर हो सकता है, एयर बबल हो सकता है। तो अगर एयर वहां पे चली जाएगी तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, और खाली जगह जैसे ही मिलेगी हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्पैज्म हो जाएगा, मरोड़ हो जाएगा। तो जिस वजह से ब्लड की आगे की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और ब्लड की सप्लाई जैसे ही रुकेगी हमारा अल्टीमेट ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड अथेरोस्क्लेरोसिस या सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस हो गया कि ऑक्सीजन को हमें ज्यादा जरूरत थी बाय हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में जब कभी हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड आता है, कार्डियक आउटपुट जब बढ़ जाता है हमारा, कार्डियक आउटपुट जब इंक्रीज होता है या हाइपरटेंशन जब इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर जोर ज्यादा पड़ता है, काम ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ पे ब्लड में की जरूरत ज्यादा बन जाती है। दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू अदर 3 चैम्बर्स। बट ड्यू टू ब्लड हमारा ऑक्सीजन हमारा कांस्टेंट है, वो सारे एरिया में कॉमनली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस वजह से यहाँ डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। उस वजह से भी हमारी जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, सेल डेथ होने लगती है, या अल्टीमेटली सेल में नेक्रोसिस होने लगता है। उसके बाद सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस अलॉन्ग, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, ट्रेवल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने जितनी सेल ने जितनी नीड मांगी थी ऑक्सीजन से ब्लड में, उतनी ही ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं पहुंच पाई। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमारी जो सेल होंगी वहां पे वो डिस्टर्ब होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी, और धीरे धीरे वहां के सराउंडिंग सेल्स भी क्या हो जाएंगी, डैमेज होती चली जाएंगी। तो ये कुछ ईटियोलॉजी थी, और इसी ईटियोलॉजी के बिहाफ पे हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन 2 टाइप्स का भी होता है। जैसे अगर कोई पर्सन है जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, तो जैसे डायबिटीज होती है हमारी टाइप 1 टाइप 2 की, उसका रीजन क्या है, रीजन के बिहाफ पे ही वो अपना क्लासिफाई होती है डिजीज में। तो वैसे ही मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज अ टाइप 1 MI और दूसरी होती है हमारी टाइप 2 MI। ये हमें याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिजीज में कि हार्ट अटैक जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ टाइप 1 और सेकेंड वन इज अ टाइप 2। अब ये टाइप अपने आप में अलग अलग कैसे होते हैं कि टाइप 1 MI अगर है, ड्यूरिंग डायग्नोसिस हम ये देख रहे हैं कि जो ब्लॉकेज हुआ है, जो ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई है, वो अगर किसी प्लैक फॉर्मेशन की वजह से हुई है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एनी प्लैक, तो वो हमारा टाइप 1 MI कंसीडर होगा। या फिर उसमें कोई थ्रोम्बोसिस हो गई हो, कोई थ्रोम्बोसिस हो गई हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्लाग बन रहा हो वो हमारा फैटी मटेरियल से ही आ रहा है, क्योंकि फैटी मटेरियल से अगर वो आ रहा होगा तो वो धीरे से एक टाइम के बाद वहां से शिफ्ट भी हो सकता है, वो वहां उस जगह पे आके आगे भी बढ़ सकता है। बट ज्यादा चांसेस होते हैं एमआई में जब हमारा थ्रोम्बोसिस आ जाए। थ्रोम्बोसिस दैट मीन्स ब्लड के क्लस्टर वहां पे इकट्ठा होने लगे, जो हमारी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स, स्पेशली प्लेटलेट्स ज्यादातर रोल करती हैं, प्ले करती हैं थ्रोम्बस बनाने में। थ्रोम्बस क्या होता है देखते हैं, एक टर्म होता है हमारा थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जब वहां पे ब्लड क्लॉट कर जाता है। और क्लॉट कैसे करेगा, क्लॉट में जो हमारे ब्लड जो कि एक लिक्विड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड में, सेमी सॉलिड में, सेमी सॉलिड पार्टिकल्स में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा सेमी सॉलिड, जब वो सेमी सॉलिड बनने लगेगा, और सेमी सॉलिड कैसे बन रहा है, क्योंकि लिक्विड में यहाँ पर हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन, और यही थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन ये फाइब्रिनोजन
फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइब्रिन थ्रेड। और ये थ्रेड क्या होते हैं? धागे। धागे कैसे होते हैं? सॉलिड नेचर के ही होते हैं। धागे कभी लिक्विड में या गैस में नहीं होते। जो थ्रेड स्ट्रक्चर होता है वो मतलब स्ट्रेचेबल होता है और सॉलिड होता है। तो हमारे ब्लड में जब कोई भी ऐसी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए और ब्लड की सेल्स आपस में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करने लगे, दैट मीन्स एक दूसरे से चिपकने लगे, अडहेशन होने लगे प्लेटलेट्स का आपस में, तो वो क्या कर लेते हैं? एक क्लस्टर बना लेते हैं, मास का गुच्छा बना लेते हैं सेल्स का। वो ऐसे रहेगा। तो जब ब्लड में वो फ्लो होंगे तो वो फ्लो होते 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 किसी एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जब बाकी सेल वहां से गुजरेगा, जब ब्लड वहां से पास होगा, तो अदर सेल्स भी क्या होंगी? वहां पे कुछ पार्ट में स्टिक होती रहेंगी। तो स्टिक होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये कंप्लीट वेसल है हमारी, वो ब्लॉक हो जाएगी, उसमें चोक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो मेजरली जो होता है हमारा, जो एमआई कॉज होता है, उसका जो रीजन होता है वो थ्रोम्बोसिस होता है। प्लाक फॉर्मेशन की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। बट अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि प्लाक फॉर्मेशन जो फैटी एसिड से बन रहा है, फैट मॉलिक्यूल से बन रहा है, और दूसरी तरफ हमारा ब्लड सेल से जो प्लाक बन रहा है, वो ज्यादा डेंजरस होता है हमारे फैटी एसिड से, क्योंकि फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज भी हो सकते हैं, उनको वहां से रिमूव भी किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम टाइप देखें, टाइप्स ऑफ एमआई, तो एमआई दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा टाइप 1 और दूसरा होता है हमारा टाइप 2। जो टाइप 1 हो रहा है उसमें दो रीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्लाक फॉर्मेशन, बट ये रेयर होता है। दूसरा होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, और ये ज्यादातर होते हैं, ये रेयर नहीं होते, नॉट रेयर, ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। प्लाक में क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल होता है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? हमारा ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड के क्या बन जाते हैं? थ्रेड बन जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। और कोई भी चीज अगर मोटी होगी, बहुत स्टिकी होगी, गाढ़ी होगी, तो उसको फ्लो होने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। उसको फ्लो करने के लिए हमारा पास प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये हम कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज को कि अगर ब्लड बहुत ही ज्यादा थिक है तो उसके लिए ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, उस ब्लड को आगे मूव करने के लिए। तो सडनली इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये एक इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, दैट मीन्स हमारा ब्लड का वॉल्यूम या तो ज्यादा है, या तो ब्लड की कंसिस्टेंसी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और दूसरी तरफ अगर टाइप 2 की बात की जाए कि टाइप 2 एमआई में कौन कौन से ईटियोलॉजी रोल करती है, कौन कौन से रीजन होते हैं, तो टाइप 2 में हमारा, जैसे कि इस डायग्राम में है, टाइप 2 में हमारा वैसोस्पैज्म हो सकता है। अब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? जो ब्लड वेसल है वो पतली हो जा रही है। पतली क्यों हो जा रही है? क्योंकि जैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था, अगर यहाँ पे कोई एयर बबल आ गया होगा तो वो एयर बबल तो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस की वजह से वो वेसल्स क्या होंगी? हमारी स्टिक होने लगेंगी। तो यहाँ पर हमारा वैसोस्पैज्म हो सकता है। या फिर न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने की वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी होती है, एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, उसकी ज्यादा रिलीज होने की वजह से यहाँ पर हमारी मसल्स में क्या हो सकता है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये भी हमारी मसल्स ही हैं, ये भी एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं या फिर इसमें स्पैज्म हो सकता है। तो ये हमारा टाइप 2 एमआई होता है। सेकेंड, आर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारा क्या हो रहा है? प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है या हार्डनिंग ऑफ टिश्यू हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्डनिंग ऑफ वॉल,
वॉल की हार्डनिंग हो रही है, साथ ही साथ इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन दो रीजन की वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, जो हमारा टाइप 2 MI के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर देखें, सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस। अब यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की डिमांड ही इम्बैलेंस हो गई है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए था ब्लड को अच्छे से प्रेशराइज फॉर्म में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, वहीं पर हमारा जो सप्लाई है वो अगर कम हो जाएगी, तो सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगेगी। तो अल्टीमेटली अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगी है, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, हमारी सेल डैमेज हो जाएंगी और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन जनरेट होगी, जो कि हमारी कार्डियक मसल्स का डैमेज होना कहलाता है। तो ये फर्दर 3 रीजन थे हमारे टाइप 2 के लिए, और 2 रीजन यहाँ पर थे हमारे टाइप 1 MI के लिए। नाउ कम टू रीजन कि अब हम इटियोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते हुए, एक रीजन इसमें और होता है स्मोकिंग, उसके बाद हमारा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के अलावा इसमें होता है एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल। फिर नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, उसके बाद ओबेसिटी, ओबेसिटी के अनहेल्दी डाइट प्लान, अनहेल्दी डाइट, बहुत सारे रीजन होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, और लास्ट होता है हमारा मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ये सारे भी रीजंस होते हैं हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसको डैमेज करने के लिए, कहीं ना कहीं ये सारे पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने में। कैसे? अगर स्मोकिंग की बात की जाए तो स्मोकिंग एक तरह का बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है हमारे लंग्स को और साथ ही साथ हमारे हार्ट को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डिजीज जो ओरिजिनेट होती हैं वो बाय स्मोकिंग होती है। जब स्मोकिंग का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जब कोई पर्सन 2 से 3 पैक ऑफ सिगरेट को स्मोक करता है डेली इन 24 आवर्स, 24 आवर में इसमें अगर उसका स्मोकिंग ड्यूरेशन बहुत ही कम है, चेन स्मोकिंग की तरह वो स्मोक कर रहा है, तो जो फ्यूम है उस स्मोक है उसका, वो हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट होता रहेगा, और लंग्स में एक्यूमुलेट होते होते वो एक टार का फॉर्मेट, टार एक तरह का कंपोनेंट होता है, इसका फॉर्मेशन करेगा। तो अब क्या होगा, हमारी एल्वोलाई में वो टार धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। तो अब सपोज इमेजिन करना है हमें कि जब कोई ब्लड वेसल्स हमारी पल्मोनरी वे आर्टरीज आ रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, उसमें जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, उस दौरान ये टार का भी मॉलिक्यूल, क्योंकि लंग्स में इसका कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, तो ये हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ की तरफ जाएगा, लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में भी आने लगेगा। और ब्लड वेसल्स में जब वो आएगा प्यूरिफाइड ब्लड के साथ, तो वो हमारी कहाँ जाएगा, सबसे पहले अपर साइड के हार्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड में, दैट इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में जाने के बाद वो नीचे साइड में आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के लिए फ्लो होगा, तो वहां से जब वो टार का मॉलिक्यूल हमारे कोरोनरी आर्टरी में अगर इंटर कर गया किसी भी रीजन से, या फिर जो ब्लड का अमाउंट था जो कोरोनरी आर्टरी में जाना था उसमें वो मॉलिक्यूल पहुंच गया है, तो वो आगे जाके क्या करेगा, ब्लॉकेज कॉज कर देगा। वो टार मॉलिक्यूल है, वो सॉलिड है, वो आगे डिफ्यूज नहीं हो सकता है, तो वो वहीं पर जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब वहां पर एक्यूमुलेशन के थ्रू अदर सेल्स को सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है,
उस मॉलिक्यूल को हमें वहां से हटाना है जल्द से जल्द, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होने लगेंगे, अदर टाइप की मैकेनिज्म स्टार्ट होने लगेंगी, और वो मैकेनिज्म क्या लीड करेंगी, हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी हमारी मसल्स को, क्योंकि वो स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, वो डायलेट हो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगी, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट बाय रीजन क्या होगा, वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा या स्पैज्म हो जाएगा। तो स्मोकिंग बहुत ही कॉमन रीजन होता है किसी भी टाइप की कार्डियक डिजीज को और बनाने में, और हमारे साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं, तो स्मोकिंग उसमें बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। तो स्मोकिंग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्वाइट स्मोकिंग जैसा स्लोगन भी बहुत फेमस है। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि पर्सन को अवेयर किया जा सके। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे किसी बात को लेके, किसी बात की सीरियसनेस को नहीं जानेंगे कि कंज्यूम करना कितना नुकसानदायक है, वो जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो हम उस चीज को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से हमें गुड इफेक्ट दे रहा है, हमारी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें उस चीज को लेना अच्छा लगता है। बट अच्छे लगने के पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भी बना रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ईटियोलॉजी का कि एमआई को कैसे स्मोकिंग इनहेंस कर रही है। सेकेंड है हमारा हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन पहली बात होता क्या है, ब्लड प्रेशर है, एक ब्लड प्रेशर है ये। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है हमारा 120/80 mmHg। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जो हार्ट की वॉल को पर लगता है, हार्ट की वॉल पर लगता है ब्लड को अपर साइड में फ्लो करने के लिए, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। ठीक, तो ये प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जनरेट हो रहा है, जो कहाँ पे आ रहा है, हमारी वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी की वॉल पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। वो प्रेशर एक सफिशिएंट होता है ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी में फ्लो करने के लिए। तो जब कभी लेफ्ट वेंट्रिकल का लोड ज्यादा बन जाता है तो ये ब्लड प्रेशर क्या बनने होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल का काम भी बढ़ रहा है, इसका वर्कलोड जो है, इसका वर्कलोड जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वर्कलोड बढ़ रहा है, अगर कोई काम करने की क्षमता को बढ़ा रहा है तो उसकी डिमांड को भी हमें फुलफिल करना है कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सके। अगर आपको एग्जाम में 2 से 3 कॉपियां लिखनी है तो उसके लिए हमारे पास उतना मैटर होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारी पेन भी होनी चाहिए कि वो उस मैटर को लिख सके, और लिखने के साथ साथ हमारे हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम परफेक्ट राइटिंग में उस चीज को कंटिन्यू कर सके टिल एंड। बट बीच में क्या होता है, हम थकान महसूस होने लगती है, हाथ रुकने लगता है या पेन रुकने लगती है। तो कोई भी अगर डेफिशिएंसी आ रही है, डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो वो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो वही रीजन होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड बढ़ता है और उसकी डिमांड क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन देते रहो देते रहो देते रहो, तो वो वर्कलोड अपना प्रॉपर करता रहेगा, बट एक टाइम तक ही कर पाएगा जितना इस वॉल की ताकत होगी अपने आप को एक्सपेंड करने की, उससे ज्यादा वो वर्क नहीं कर सकता। तो इस रीजन से भी कभी कभी क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, क्योंकि ब्लड को वही सप्लाई कर रही है हार्ट में, तो कोरोनरी आर्टरी के ऊपर जब प्रेशर आने लगता है कि ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा बढ़ाना है पर सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से भी हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है, हमारा कार्डियक स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। बट ये रेयर होता है, कि जरूरी नहीं अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो उसको हार्ट अटैक हो ही जाएगा। ये बहुत रेयर केस होता है कि हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन आ रही है। इसमें जो टेंशन बढ़ता है ना, वो बेसिकली 240 के बाद 240/190 mmHg, जब इतनी रेंज हमारे ब्लड प्रेशर की पहुंच जाती है, तब चांसेस होते हैं कि अब उस पर्सन को या उस पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या फिर हार्ट अटैक आ सकता है। तो हाइपरटेंशन में नॉर्मल हाइपरटेंशन की हम बात नहीं करेंगे कि सिर्फ 120/80 से अगर बढ़ गया तो वो हार्ट अटैक कॉज करेगा, नहीं,
उसके लिए उस रेंज को 240 से लेके 190 mmHg तक पहुंचना पड़ेगा। इतना वर्कलोड हमारे हार्ट पे जब जाएगा तब वो कंडीशन राइज होगी कार्डियक अरेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल। अब ये लिपिड प्रोफाइल क्या होती है? लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड में लिपिड का कंटेंट जानते हैं, कंसंट्रेशन उसकी पता करते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल BCL, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें ये बताता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कितने हैं। तब अगर हम कोई हेल्दी फूड खा रहे हैं, कोई बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड नहीं खा रहे हैं, जंक फूड से दूर हैं, तो नॉर्मली क्या होगा, जो ब्लड होगा, जो बॉडी होगी, उसमें जो भी कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स एक तरफ, माइक्रोमोलिक्यूल्स एक तरफ, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सारे क्या होंगे, हमारी बॉडी रेगुलेट करेगी और उसको अपनी अपनी जगह पर स्टोर करेगी अगर वो यूजफुल नहीं है तो। अगर हम रेस्टिंग मोड में ही है काफी लंबे समय तक फिर भी हम खाना खाए जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, जब एनर्जी का हम यूज ही नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे ब्लड में ही रह जाएगी, क्योंकि वो स्टोर तो नहीं हो सकती, क्योंकि स्टोरेज अमाउंट ऑलरेडी फुल है। ठीक है, रूम एक है, वो रूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, किसी अदर पर्सन को अंदर आने की जगह नहीं है, तो वो पर्सन क्या करेगा, बाहर वेट करेगा। और जैसे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। तो लाइन लगने से ये समझ में आएगा कि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत क्राउड है, अगर हमें भी अंदर जाना है तो बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे ही अगर ये रूम या कोई भी एरिया खाली हो जाएगा तो जो बाहर खड़े लोग हैं वो इजिली अंदर आ जाएंगे। तो नॉर्मली ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी में चलता रहता है, रोटेट होता रहता है। बट अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने फैट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऑयली जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड इनटेक कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है वो रूम में स्टोर ना होने के बजाय कहाँ रहेगा, हमारे ब्लड में ही रहेगा। और ब्लड में अगर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्डियक मसल्स में जाएगा, कार्डियक सेल्स में जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा, हर जगह वो फ्रीली मूव करेगा। तो चांसेस होते हैं कि अगर वो कोरोनरी आर्टरी में ज्यादा देर तक रह रहा है तो वो वहां पर एक प्लाक फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड का फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। तो एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल भी ये इस बात का साइन है, इंडिकेशन है कि आने वाले समय में उस पर्सन को अपने हार्ट से कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छे से अपनी हार्ट की एज को बढ़ाना है, तो उसके लिए लिपिड प्रोफाइल का मेंटेन होना बहुत ही जरूरी होता है। और ये लिपिड प्रोफाइल अगर डिस्टर्ब है, एबनॉर्मल है, तो वो हमारे या तो लीवर पे इफेक्ट कर सकती है या फिर हमारे हार्ट पे इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे दो ऑर्गन ऐसे हो गए जो दोनों वाइटल्स ऑर्गन है, ये दोनों डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओबेसिटी। अब ओबेसिटी की बात करें तो वो लिपिड प्रोफाइल से ही कोरिलेट है। ओबेसिटी दैट मीन्स एडिपोज टिश्यू में फैट मॉलिक्यूल्स का ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाना, फैटी हो जाना। तो फैट एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लड के सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके चांसेस होते हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी है, कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा मोटा है या फिर वो वर्किंग नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो बेड पे है, या फिर अपने लाइफ कोई भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, तो उस केस में ये चांसेस होता है कि जो हमारा हार्ट है उसको स्ट्रोक का सामना कर सकते हैं, या फिर जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजें हो सकती हैं। अनहेल्दी डाइट भी उसी बात का एग्जाम्पल है। अनहेल्दी डाइट में ही हमारे जंक फूड, ऑयली फूड और एक तरह के बासी फूड ऐसे आते हैं जो फ्रेश नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, रुकावट खेद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अनहेल्दी प्रोफाइल है। और अनहेल्दी डाइट के साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी एक तरह का बहुत बड़ा मेजर कॉज है हार्ट से रिलेटेड डिजीज को कॉज करने के लिए। और सिर्फ हार्ट को ही नहीं, हमारी बॉडी के, अगर हम ब्रेन की भी बात करें तो
हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है माइंडसेट को क्लियर करने के लिए, फ्रेशनेस लाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो स्ट्रेस भी एक तरह का रिस्पॉन्स होता है जो कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजों को जनरेट करता है। यहाँ पर अल्कोहल कंजप्शन और फिर मेंटल हेल्थ जैसे कि डिप्रेशन, फर्स्ट इज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेंटल हेल्थ की वजह से हमारे कार्डियक आउटपुट पे इफेक्ट डालती हैं या हमारी कार्डियक मसल्स को डैमेज करती हैं। क्योंकि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो डिफरेंट काइंड के न्यूरोट्रांसमीटर उस टाइम पे रिलीज होते हैं। और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, जब एक बार नर्व सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो किसी भी एंड पे किसी भी तरीके से रोक ही नहीं जा सकती। क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नल होता है वो मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। तो एक बार अगर ट्रिगरिंग हो चुकी है तो वो अपने एंड प्रोडक्ट तक जरूर जाएंगे और जो भी उसने ट्रिगर किया है वो उस काम को जरूर करेंगे। तो अगर उसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर में अगर एसिटाइल कोलिन बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। क्योंकि एसिटाइल कोलिन की प्रॉपर्टी होती है वो मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, जिसमें कि हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक अच्छा एग्जाम्पल है। बट अगर बियॉन्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो मूवमेंट हमारी कार्डियक मसल्स में होने लगा, कोरोनरी आर्टरी में होने लगा, या फिर किसी भी टाइप की आर्टरी में या ब्लड वेसल्स में होने लगा, तो वो वहां पर क्या कर देगी, स्पैज्म कर देगी, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, उसके आगे हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो ये सारे रीजन होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं या हमारी मेंटल हेल्थ उन चीजों पे इफेक्ट डालती है। या अगर हम स्ट्रेस को भी ले लें तो क्योंकि ऐसा बहुत मूवीज में पुराने जमाने में होता था कि कोई भी ऐसी न्यूज सुन लिया कि जिससे सदमा लग गया, शॉक लग गया, तो सीधा हार्ट अटैक हो जाता था। तो वो क्यों होता था, क्योंकि जब हमने कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज सुनी है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, तो वो हमारे ट्रिगर होते ही क्या होता है, हमारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो क्या होगा, जो भी सिग्नल ब्रेन को अपने लिए डिसाइड करने थे हर ऑर्गन के लिए, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और अगर विद इन सेकेंड्स के लिए भी हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो सारे ऑर्गन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी आर्टरीज चोक होने लगेंगी, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होने लगेगा, या हमारे जो हार्ट के 4 चैम्बर्स है वो चैम्बर अब अनरेगुलेट खाली और भरने लगेंगे, पाल्पिटेशन होने लगेगा। तो ये सारी चीजें आती है। तो अगर कोई ऐसा बहुत ही बड़ा स्ट्रोक है, कोई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, तो उसको सुनने के बाद जो हमारे ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उनका ही एक इफेक्ट होता है हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट, जो बहुत ही रेयर होता है। तो ये कुछ ईटियोलॉजी थी जो रिलेटेड थी हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें या पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, एमआई को बनाने के लिए किस तरह से एमआई जनरेट हो रहा है, तो पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है, तो सबसे पहले हमारा कई सारे रीजन थे, जैसे कि हमारा थ्रोम्बोसिस, प्लाक, उसके अलावा स्पैज्म, या और भी कोई रीजन ईटीसी एक्सेट्रा जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं। वो सारे रीजंस जब होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मायोकार्डियल सेल्स होती हैं, मायोकार्डियल सेल्स जो होती हैं उनमें जो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो गई। अब वो डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारी सेल्स हैं, जैसे कि वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, सार्कोलेमा सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होने लगेगा,
डिस्ट्रप्शन होने लगेगा, जिससे मायोफाइब्रिल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, और इनके रिलैक्स होने की वजह से सेल्स, मायोसेल्स क्या होने लगेंगे, मायोकार्डियक सेल्स में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस, सेल डेथ। तो इसी बिहाफ पे जो इंफ्रैक्शन होता है वो या तो कंप्लीटली डैमेज ऑफ सेल्स हो जाती हैं, अगर जो सेल है वो कंप्लीट डैमेज हो गई है, जो डैमेज हुआ है, नेक्रोसिस हुई, अगर वो मोर देन 80% हार्ट में हो गया है तो उस केस में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। मगर यही अगर नेक्रोसिस इनिशियल फेज में है कि 10 to 15 या 20%, अगर हम रेंज दें 10 to 30%, अगर हमारी मायोसेल्स डिस्टर्ब हुई है, डिस्ट्रक्शन हुआ है उनके सार्कोलेमा सेल्स में, तो वो क्या होंगी, पार्शियल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा। बट अगर मोर देन 80% है तो वो कंप्लीट हार्ट अटैक होगा, उस केस में पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, कि कैसे उस चीज को हम डायग्नोस करते हैं, हाउ टू डायग्नोस। डायग्नोसिस जो होती है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की, वो पहले सबसे बेसिक चीज होती है उसकी ईसीजी। ईसीजी के थ्रू हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम एक ईसीजी ग्राफ देखें तो ईसीजी ग्राफ में बेसिकली कितने पॉइंट्स होते हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। ये बेसिकली हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 टर्म्स होते हैं जो ईसीजी में यूज होने वाले होते हैं। तो जो हमारी बेसलाइन होती है, अगर कोई बेसलाइन है तो उस बेसलाइन में जब कभी फर्स्ट वेव उठती है तो उस वेव को हम बोलते हैं पी। वही वेव जब रिलैक्स होती है, हमारा जब चैम्बर रिलैक्स होते हैं तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं क्यू। फिर जब नया हमारा सेल साइकिल स्टार्ट होती है तो वो चीज डिनोट करती है आर को, और उसके बाद फर्दर ये हमारी पी क्यू आर और ये हमारी एस टी। तो ये बीच में एस टी के बीच में एक डिस्टेंस होता है, क्यू पी क्यू आर एस टी, ये हमारा नॉर्मल ईसीजी है। बट कभी ये रेंज अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा हमें पीक दिखाई देती है जो होती है जे, कैपिटल जे। तो अब हमें समझना है कि ईसीजी को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो नॉर्मली जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला जो हमारा आता है वो एसटी सेगमेंट हम डिटरमाइन करते हैं, एसटी सेगमेंट। अब एसटी सेगमेंट कहाँ है, ये है हमारा एसटी सेगमेंट। इस सेगमेंट में जब एलिवेशन होता है, मतलब बढ़ जाती है, ये पीक जब बढ़ जाती है, अबव साइड से आने लगती है ऐसे, तो वहां पर हमें ये पता चलता है कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है या इंफ्रैक्शन है, कि जो प्रॉपर हमारी कार्डियक साइकिल चल रही है, हार्ट की जो पंपिंग चल रही है, वो पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। किस जगह पर नहीं हो रही है, एसटी में नहीं हो रही है। और जब एसटी की ड्यूरेशन में हमारी ये ईसीजी रहती है तो उस टाइम हमारा ब्लड जो रहता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में, दोनों साइड है बट हमें कहाँ पे मेजर करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में करना है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है, सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है। ठीक, तो जो भी प्रेशर होगा वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर ये जो पीक है, ये जो एसटी सेगमेंट है, अगर ये मोर देन 5 mm है, मोर देन 5 mm जो एलिवेशन हुआ है, बढ़ा है, वो मोर देन 5 mm है, और 40 के एज जो है उसकी वो 40 से ज्यादा है, 40 ईयर से ज्यादा है, तो उसकी जो पीक होगी, सेगमेंट होगा, वो मोर देन 5 mm का होगा। उसी जगह 2 mm की पीक हमें दिखाई देगी जब उस पर्सन की एज बिलो 40 होगी, एज बिलो 40 होगी।
और अगर फीमेल्स, ये तो दोनों ओवरऑल हमारे मेल कैंडिडेट्स के लिए था, बट अगर फीमेल्स की बात की जाए तो ये जो सेगमेंट होता है एसटी का एलिवेशन होता है वो 1.5 mm का होगा, तो वो इन फीमेल्स में होगा बाय एनी एज। एक इसकी पॉजिटिव बात ये है, पॉजिटिव नहीं है बट एक ये कह सकते हैं कि जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो फीमेल्स में कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक जो आता है या मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है वो मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। 60% मेल मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक से सफर कर सकते हैं, जबकि फीमेल का रेशियो इसमें सिर्फ 40% ही होता है, क्योंकि मेल्स में ज्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है, वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, अनहेल्दी डाइट हो सकती है, बहुत सारे रीजन है, उस वजह से भी हमारा जो फीमेल्स होती हैं उसमें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। तो ये एसटी सेगमेंट्स के थ्रू हमने देखा कि अगर एसटी सेगमेंट जो हो रहा है, जो एलिवेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वेव, वो अगर 40 एज के ऊपर के पर्सन में है तो वो मोर देन 5 mm होगी, बिलो 40 है तो 2 mm होगी, और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो ये ओवरऑल 1.5 mm का एलिवेशन हमें देखने को मिलेगा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के केस में। तो ये पहला हमारा एसटी वेव से था। उसके बाद हम बात करें अगर कि नेक्स्ट हमारा टी वेव भी इसमें होगी। अगर सिर्फ टी वेव्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, हाइपर एक्टिव टी वेव। जो टी वेव आ रही है ये बहुत ही रैपिडली आ रही है, जब ईसीजी नोट हो रहा है तो उसमें जो टी वेव्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी से एलिवेशन के बाद दिखाई दे रही हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है हमारी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के लिए। उसी तरह क्यू वेव की अगर बात की जाए तो जो क्यू वेव होती हैं वो जब क्यू वेव दिखाई देती हैं तो उनमें कुछ मेडिकल टर्म भी होते हैं, V3 एंड V2। जब ये V3 और V2 सेगमेंट्स में बनने लगते हैं तो वो इंडिकेशन होता है हमारी इंफ्रैक्शन का। और सिर्फ एलिवेशन ही नहीं, एसटी सेगमेंट में हमारा डेविएशन भी होता है, वो अलग कंडीशन में होता है। तो इस ईसीजी के बिहाफ पे भी जो एमआई है मायोकार्डियल, वो हमारा एक्यूट और क्रोनिक दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ ईसीजी। अगर हमारे सेगमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एलिवेशन है, तो वो स्टेज हमारी क्या है, क्रोनिक है। अगर 80% ब्लॉकेज हो चुका है, 80% नेक्रोसिस हो चुकी है, तो वो हमारा क्या है, क्रोनिक है। उसी जगह अगर सेल्स में सिर्फ 10 से 15 या 20% का ही डैमेज हुआ है तो वो क्या है, एक्यूट है। तो वो एक्यूट क्रोनिक हर डिजीज में एक कंडीशन हो सकती है। अगर रेयर है तो एक्यूट है, मेजर है तो वो क्या होगी, क्रोनिक होगी। वो अपने आप में एक क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम बात करें अगर इसकी डायग्नोसिस ईसीजी के अलावा और भी लेटेस्ट टेक्निक्स है हमारी, जिसमें आती है हमारी एंजियोग्राफी। सेकेंड वन इज द एंजियोग्राफी से क्या करते हैं, एंजियोग्राफी के थ्रू हम डिटेक्ट भी करते हैं और उसको ट्रीट भी करते हैं। अगर कोई भी ब्लॉकेज है, हमारे एंजियोग्राफी के थ्रू हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर हार्ट की किसी भी वॉल में ब्लॉकेज है, तो सपोज यहाँ पर अगर वो ब्लॉकेज है, तो एंजियोग्राफी के थ्रू जो हमारी निडल आएगी, जो हमारा वेन्स कैथेटर जो हम इंसर्ट करेंगे, अगर उसने यहाँ पे डायग्नोस किया है कि यहाँ पर ब्लॉकेज है, इसके आगे हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, तो वहां पर एक कैमरा एक कैथेटर के आगे फिक्स होता है, वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की फोटो कैप्चर करता है और सामने स्क्रीन पे भी हमें वो चीज दिखाई देती है कि यहाँ पे हार्ट के इस रेंज के आगे हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब ये कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो इस कैथेटर के अंदर एक बाद में एक ब्लैक फ्लूइड डाला जाता है, ब्लैक फ्लूइड, या फिर बोल सकते हैं ब्लैक कलर का इंक, ब्लैक इंक। ये इंक कंप्लीटली हमारे ह्यूमन के लिए वेल होती है, किसी भी तरह की टॉक्सिक नेचर की नहीं होती। तो वो ब्लैक जब फ्लो करेगा तो हर जगह वो ब्लैक स्क्रीन शो होती रहेगी, बट जहां ब्लॉकेज होगा उसके आगे की जो इमेज होगी वो क्या होगी,
वाइट होगी, क्योंकि हमारी ये जो ग्राफी है ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे हो रही है। तो जहां जहां ब्लॉकेज नहीं था वो ब्लैक कलर अपने आप को स्प्रेड कर रहा है, मूव कर रहा है। बट जैसे ही ब्लॉकेज के पास वो आएगा तो उसके आगे वाली जो इमेज होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। तो इससे ये पता चलेगा कि ब्लॉकेज एग्जैक्टली कहाँ पर है और कितनी रेंज का है, माइन्यूट है कि मेजर है, कैसा ब्लॉकेज है, किस फॉर्मेशन के बना है, ब्लड का क्लस्टर है या फिर फैट का क्लस्टर है या मसल स्पाज्म है, क्या चीजें हैं वो हमें एंजियोग्राफी के थ्रू पता चलती हैं। नेक्स्ट इसका में और भी चीजें आती हैं डायग्नोसिस करने के लिए। ईसीजी के बाद कुछ बायोमार्कर्स होते हैं। बायोमार्कर्स बेसिकली ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन एक बायोमार्कर होता है जिसके थ्रू हम उस ब्लॉकेज का पता लगाते हैं। वो हम एंजियोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं और उसको अलग से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि मायोकार्डियल के साथ साथ फर्दर कौन से अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, तो अगर कोई पर्सन एमआई से सफर कर रहा है या उसको एमआई होने वाली है या कंडीशन वर्स्ट है, उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो चुका है, आने वाले कुछ टाइम में उसका कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। फर्स्ट इज द इस्चीमिया। इस्चीमिया दैट इज अ ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ये हमारे ब्लड फ्लो से रिलेटेड है। उसके बाद एंजाइना, एंजाइना जो कि हमारे ऑक्सीजन से रिलेटेड है। देन कार्डियक फेल्योर, कार्डियक मसल्स का काम ना करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्डियक शॉक। कार्डियक शॉक भी एमआई से कॉम्प्लिकेशन है। और एम्बोलिज्म भी क्या होता है, किसी भी तरह का अगर एम्बोलिज्म है, कोई भी क्लस्टर है, तो वो एमआई में जाके हार्ट में जाके, कोरोनरी आर्टरी में जाके कॉम्प्लिकेशन शो कर सकता है, जिसकी वजह से एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो ये फर्दर कुछ डिजीजेज हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ही रिलेटेड है, जो आने वाले टाइम में एक टाइम के बाद हार्ट अटैक कॉज भी कर सकती हैं या फिर हार्ट अटैक की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये बेसिकली जो सीवीएस है वो कोरिलेटेड डिजीज है, एक के बाद एक बैक टू बैक इसमें अदर डिजीज होने लगती हैं, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो रुक रहा है तो ऑक्सीजन भी रुकेगा ही रुकेगा, तो इस्चीमिया और एंजाइना ऑलरेडी एक में कंसीडर हो जाएगा। बट इटियोलॉजी अलग होने की वजह से ये दोनों डिजीजेस भी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और इन दोनों की वजह से ही हमारा कार्डियक फेल्योर हो सकता है। फेल होने के बाद उसमें कार्डियक शॉक हो सकता है, क्योंकि शॉक में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर एम्बोलिज्म, कोई भी किसी भी तरह का थ्रोम्बस बन जाना, वो क्या हो जाएगा, हमारा एम्बोलिज्म। तो ये सारे के सारे एक कॉम्प्लिकेशन थे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स में, जो कि कोरिलेट होते हैं अदर डिजीज को बनाने में या उनको दूसरी डिजीज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो आज का पूरा सेशन था हमारा, वो था हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।